ठीक है जी। हम पिछले कल जो हमने पढ़ा था वो हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था फजल अली कमीशन। और अगर हम फजल अली कमीशन को देखें तो फजल अली कमीशन ने जो बहुत सारी रिकमेंडेशन दी थी। फजल अली कमीशन ने क्या क्या रिकमेंडेशन दी थी पिछले कल के लेक्चर में जो हमने देखा था? क्या बताया था? रिजर्वेशन एंड स्ट्रेंथिंग ऑफ सिक्योरिटी यूनिटी, ये सारी चीजें, और वेलफेयर ऑफ स्टेट या पीपल के बारे में भी बात की गई थी। अब फजल अली जब कमीशन बैठा, फजल अली कमीशन के बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, जो कब आया? 1956 में आया। और उसके तहत भारत के अंदर जो पार्ट ए बी सी डी जो कैटेगरी में स्टेट बांटे गए थे वो क्या कर दिए गए थे? खत्म कर दिए थे। उसके बाद हमारे पास 1956 तक लगभग कितने थे? 14 स्टेट्स थे। बेटा कितने राज्य थे हमारे पास? 14 स्टेट्स थे। और क्या था? 6 यूनियन टेरिटरी थी। 6 यूनियन टेरिटरी में से केंद्र शासित प्रदेश में से एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? हिमाचल प्रदेश भी था। लेकिन इसके बाद भी अगर हम आगे देखेंगे, आगे जब हम पढ़ेंगे तो हम ये समझेंगे कि 14 राज्य बनने के बाद और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद ये सिनेरियो कब का है? 1956 का। इसके बाद भी जो लोगों की डिमांड है उस डिमांड को सेटिस्फाई नहीं किया गया, या लोग सेटिस्फाई नहीं थे। लोगों का ये मानना था कि अभी भी और राज्य बनने चाहिए और भारत को नए राज्यों की क्या है? जरूरत है, और साथ में क्या है? आवश्यकता भी है। तो इसी के साथ क्या होता है कि अब आप ऐसे लिखिएगा, समय आता है 1960 का। 1960 में आप ऐसा हेडिंग डालिए, गुजरात, महाराष्ट्र या महाराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र। 1960 में क्या होता है? जो बॉम्बे था, बॉम्बे में से क्या हो गया? गुजराती स्पीकिंग, गुजराती जो स्पीकिंग लोग हैं उनको क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। और बॉम्बे में जो मराठी स्पीकिंग थे, महाराष्ट्र। बॉम्बे वैसे तो राज्य था ही था, ठीक है जी, जो जिसे महाराष्ट्र कहते हैं। तो ये जो महाराष्ट्र है आपके पास, ये महाराष्ट्र में से गुजराती स्पीकिंग लोग हैं वो क्या कर दिए गए? अलग कर दिए गए 1960 में। और हमारे देश के अंदर जो 15वां राज्य आपको देखने को मिलेगा, जो बनेगा, वो कौन बनेगा? वो बनेगा गुजरात। 1960 के अंदर भारत के अंदर जो 15वां राज्य बनेगा वो कौन सा बनेगा? गुजरात। गुजराती स्पीकिंग को अलग कर दिया गया। और जो बॉम्बे था, बॉम्बे में क्या है आपके पास? नाम इसका क्या है? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र को क्या कर दिया गया? एज इट इज ही रहेगा महाराष्ट्र राज्य। लेकिन महाराष्ट्र में से आपके पास क्या है? गुजराती स्पीकिंग को अलग करने के बाद गुजरात कौन सा राज्य बनेगा? भारत का 15वां राज्य बनेगा। इतनी बात समझ में आ गई यहां पर? तो गुजरात कौन सा स्टेट बनेगा? 15वां राज्य। अब यहां पर एक और चीज है, ये लिख लिया आप लोगों ने? गुजरात 15वां राज्य बनेगा। अब यहां एक चीज और ध्यान रखिएगा बेटा, इसके बाद अगर आप देखें, दमन एंड दीव, दमन एंड दीव, एक और दादरा नगर हवेली, तीसरा क्या है? गोवा। ये गोवा है। ये वाले जो हिस्से हैं भारत के अंदर, गोवा, दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली, ये जो 3 जगहें थी, ये तीनों जगहें थी, ये 3 जगहें किसके पास थी? जब भारत आजाद भी हो गया था। आजादी के बाद 1954 तक यहां पर इस वाले पूरे रीजन में कब्जा किसका था और यहां प्रशासन कौन चला रहा था, या एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास था? टिल 1954 तक, टिल 1954 तक यहां पे जो कब्जा, ऐसे मान लीजिए, या एडमिनिस्ट्रेशन किसके कंट्रोल में है? ये था पोर्चुगीज के हाथ में, मतलब पुर्तगालियों के हाथ में, टिल 1954 दे आर रूल्ड बाय पोर्चुगीज। पुर्तगाली यहां पर 1954 तक क्या करते थे?
लगभग एडमिनिस्ट्रेशन तो चलाते थे, लगभग एक तरह का कंट्रोल ही उनका था। किन वाले जगह पर? आपके पास दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली और गोवा पे। दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली एंड गोवा। अब याद रखना बेटा कि 1954 तक यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कौन चला रहा है? लगभग यहाँ पे पुर्तगाली 1954 तक क्या कर रहे हैं? यहाँ पर प्रशासन चला रहे, सारा कंट्रोल है। लेकिन 1954 के बाद भी इजीली भारत में नहीं आए। अगर आप देखेंगे दमन और दीव, 1961 में दमन और दीव में क्या किया गया? इसको क्या बनाया गया? भारत के अंदर यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश का इसको क्या मिला? दर्जा दिया गया। कब? 1961 में। साथ में ऐसा लिखिएगा कि 1954 के बाद भी भारत में जब ये इंटीग्रल हिस्सा बने, 1961 में इन्हें क्या बनाया गया? केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और दादरा नगर हवेली जो ये है, इसे कब बनाया गया? यूनियन टेरिटरी बनाया गया 1962 के अंदर। और गोवा को भी 1962 के अंदर क्या बनाया गया? केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। आगे चलकर आपको यह पता चलेगा कि गोवा क्या बना दिया जाएगा? राज्य बना दिया जाएगा। लेकिन 1961 में यूनियन टेरिटरी बना दिया गया किसको? दमन एंड दीव को। और दादरा नगर हवेली को कब बनाया गया केंद्र शासित प्रदेश? 1962 में। और 1962 के अंदर ही गोवा को क्या बनाया गया? मोटे मोटे तौर पर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इतना समझ में आ गया यहां पर? इसको लिख भी लीजिए। और यहां एक और चीज ध्यान में रखिएगा, यहां पर ध्यान में एक चीज और रखनी है कि जो दमन एंड दीव एंड दादरा नगर हवेली है, ये पहले क्या थी? दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे ये। तो दमन एंड दीव साथ में से लिखते रहिएगा, एंड दादरा नगर हवेली, ये क्या कर दिए गए बेटा? मर्ज कर दिए गए। इन दोनों को आपस में मिला दिया गया, मर्ज कर दिया गया, और इन्हें एक ही केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। मर्ज इन 2020 में इन दोनों को मर्ज कर कर एक ही केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया 2020 में। दमन एंड दीव एंड दादरा नगर हवेली को दोनों को मर्ज कर दिया गया 2020 के अंदर, और इनको एक ही केंद्र क्या बोलते हैं इसको? केंद्र शासित शासित प्रदेश में कन्वर्ट कर दिया गया। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि 1961 और 62 की कहानी, जिसमें दमन एंड दीव को क्या कर दिया गया? 2020 में जाकर क्या कर दिया जाएगा? मर्ज कर दिया जाएगा, और इन्हें एक ही यूनियन टेरिटरी के अंदर क्या कर दिया जाएगा? बना दिया जाएगा। उसके बाद गोवा की कहानी अभी चलती रहेगी। और उसके बाद एक और चीज ध्यान में रख लीजिएगा बेटा, 1963 में एक और चीज होती है। अगर आप देखेंगे पुडुचेरी, जिसे आप पांडुचेरी भी बोलते थे, पुडुचेरी ऑक्युपाइड बाय फ्रेंच। यहां पर जो कब्जा था ये फ्रांसीसी का कब्जा था, और टिल यहां पर भी कब्जा कब तक था? 1954 तक। ये भी ध्यान में रखना है आपने कि कौन सी जगहें पोर्चुगीज के पास थी और कौन सी जगह फ्रेंच के पास थी। फ्रेंच के पास अभी कौन सी जगह है? पुडुचेरी। तो पुडुचेरी वाला जो हम पढ़ रहे हैं अभी, तो 1954 तक ये भी क्या रहा? किसके पास रहा? फ्रेंच के पास रहा। उसके बाद इन 1963 it was made as यूनियन टेरिटरी। उसके बाद 1963 में जाकर पुडुचेरी को क्या बनाया गया? एक तरह से यूनियन टेरिटरी बनाया गया। इतना ध्यान में रख लिया? तो बेटा सबसे पहले समझना कि 15 राज्य कौन सा बन रहा है आपका?
गुजरात बन रहा है, और बन कब रहा है? 1960 में। कब बन रहा है? 1960 में। थोड़े होश में रहना है, ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे सो ही जाना है। और उसके बाद आपके पास क्या है? कौन सी 3 जगहों के बारे में पढ़ा हमने? दमन एंड दीव। और दमन एंड दीव के साथ किसको पढ़ा? दादरा नगर हवेली। दोनों ही किसके पास थी ये? पोर्चुगीज के पास। किसके पास थी? पुर्तगालियों के पास। और एक को 1961 में, एक को 1962 में किसे मिलाया गया? भारत में। और मिलाने के साथ यहाँ मेन पर्पज ये कि ने क्या बनाया गया? यूनियन टेरिटरीज बनाया गया। और 1963 में किसको मिलाया गया? पांडुचेरी को। गोवा कब मिलाया गया? 1962 में। और जो आपके पास पुडुचेरी है, पुडुचेरी किसके कंट्रोल में था? फ्रेंच के कंट्रोल में था पुडुचेरी। और पोर्चुगीज के कंट्रोल में कौन कौन सी जगहें थी? और तीसरा कौन सा है? गोवा। तीनों चीजें। अब इसके बाद एक और चीज है कि भारत के अंदर जो 16 स्टेट है वो कौन सा बनेगा? 16 स्टेट। जिसने पहले पढ़ा है थोड़ा बहुत उसको कुछ आइडिया हो कौन सा बनेगा? कुछ भी बताना? बहुत बढ़िया। तो यहां पर क्या है आपके पास? 16 स्टेट बनेगा आपके पास। नागालैंड। नागालैंड 16वां राज्य बनता है। असम से नागालैंड को अलग कर दिया जाता है, और नागा लोगों की जो डिमांड होती है उस डिमांड को पूरा किया जाता है, और 16वां स्टेट आपके पास क्या बनेगा? नागालैंड। और नागालैंड भी 1963 में ही बनाया जाता है। 16वां राज्य। इसके बाद क्या होता है कि थोड़ा सा आगे चलते हैं। 1966 का समय आता है, और 1966 में क्या होता है? शाह कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार, शाह कमीशन बैठता है 1966 में। शाह कमीशन का मेन काम क्या था? पंजाब के अंदर जो समस्या थी, पंजाब के अंदर एक पंजाबी स्पीकिंग लोग थे, और क्या थे आपके पास? हिंदी स्पीकिंग लोग थे। तो पंजाब से हिंदी स्पीकिंग लोगों को क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया। तो जो हिंदी स्पीकिंग वाले लोग थे उनको अलग कर एक राज्य बनाया गया। कौन सा? हरियाणा राज्य बनाया गया। और इसी समय शाह कमीशन की रिकमेंडेशन पे जो हिली एरियाज थे उन्हें किसमें मर्ज कर दिया गया? हिली एरिया मर्ज विद हिमाचल प्रदेश। उस समय हिमाचल प्रदेश क्या था आपके पास? यूटी, केंद्र शासित प्रदेश था। तो 1966 में शाह कमीशन की रिकमेंडेशन और पंजाब को रीऑर्गेनाइज किया गया। पंजाब से हिंदी स्पीकिंग जो लोग थे उसका अलग राज्य बना दिया गया, जिसे सो कॉल्ड हम बोलते हैं हरियाणा। घी दूध का खाना, हमारा प्रदेश हरियाणा जैसे होता भी है। तो पंजाब से ये अलग हो गया। तो हमारे पास ये कौन सा राज्य बनेगा? हरियाणा कौन सा राज्य बनेगा बेटा आपके पास? हरियाणा बनेगा आपके पास 17वां राज्य। और बनेगा कब? 1966 में। 1966 में हरियाणा 17वां राज्य बनता है। थोड़ा ध्यान भी रखना है, हरियाणा 17वां राज्य बनेगा। इतना मुश्किल नहीं है, अगर आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको ये याद भी हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। हरियाणा, हिली एरिया मर्ज विद यूनियन टेरिटरी हिमाचल प्रदेश। अब जरा यहाँ एक चीज समझिएगा बेटा, पंजाब में क्या था? पंजाब में पंजाबी डोमिनेंस तो थी, पंजाबी स्पीकिंग लोगों का क्या था? ज्यादा डोमिनेंस था, और वहां पे हिंदी स्पीकिंग लोग भी थे। और दूसरी बात ये थी कि पंजाब में डिमांड आ रही थी ग्रेटर पंजाब के लिए कि बड़ा पंजाब होना चाहिए। लेकिन हिमाचल भी यहाँ से जोर ये लगा रहा था कि जो हिल एरिया है वो कहीं ना कहीं किसको मिल जाए? हिमाचल प्रदेश को। तो अभी ये जब ये तय हो गया कि पंजाब को क्या किया जाएगा? बाइफरकेट किया जाएगा, वहां से हिंदी स्पीकिंग एरिया जो है उसका क्या बनाया जाएगा? हरियाणा। और वहां से जो हिल एरिया है, हिल एरिया किसको सौंप दिया गया?
हिमाचल प्रदेश को, और पंजाब जो अभी है, जो लेटेस्ट जो अभी है पंजाब, वो क्या बना दिया गया, वो पंजाब जो था उसमें से दो हिस्से अलग कर दिए गए। हिस्से अलग तो क्या है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि हिंदी स्पीकिंग से क्या बना दिया गया, हरियाणा, और हिली एरिया जो है वो किस में मर्ज कर दिया गया, हिमाचल प्रदेश में। तो अगर आप देखेंगे 1966 के आसपास काफी बड़ा एरिया जो पंजाब का जो हिली एरिया था वो किस में मिला दिया गया, हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया। इतना लिख दिया आपने। तो इसके बाद एक चीज समझिएगा बेटा, अब हिमाचल प्रदेश लगभग उस समय तक क्या था, यूनियन टेरिटरी था। लगभग 1971 तक, जब तक हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला, तब तक हिमाचल प्रदेश, उससे पहले ऐसा मान लीजिए चीफ कमिश्नरी प्रोविंस रहा, फिर आपके पास यूनियन टेरिटरी रहा, फिर उसके बाद पूर्ण राज्य के लिए जब हिमाचल प्रदेश के लोगों ने जो जोर लगाया, इसमें जो आपके पास डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी का रोल है वो सिग्निफिकेंट है। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बहुत समय से ये चाहते थे कि हिमाचल प्रदेश अगर यूनियन टेरिटरी रहा या किसी और राज्य के साथ मिला दिया गया तो हिमाचल प्रदेश का अपना कल्चर है, एक अपना अस्तित्व है, एक अपना क्या है, जियोग्राफिकल आइडेंटिटी है। ये सारी जियोग्राफिकल आइडेंटिटी जो रहेगी वो क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी, और डोमिनेंस भी किसका हो जाएगा, किसी और जगह के लोग का डोमिनेंस यहाँ पे हो जाएगा। अगर ऐसा रहा तो वो चाहते थे कि हिमाचल का कल्चर, हिमाचल की जियोग्राफिकल आइडेंटिटी और जो यहाँ के लोग हैं वो कैसे है, सोबर नेचर के हैं। तो ये सारी चीजें क्या रहनी चाहिए, बची रहनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने काफी बड़े आंदोलन इसके लिए लड़े भी और स्ट्रगल भी बहुत ज्यादा किया, और इन्हीं के स्ट्रगल का फल ये मिला। आप देख लीजिएगा कि समय था 18 दिसंबर 1970 का, जब हिमाचल को लेकर हमारे देश की संसद में, हमारे देश की पार्लियामेंट में बिल पास कर दिया गया। और ये बिल क्या था, इस बिल में ये बताया गया कि हिमाचल प्रदेश को क्या मिलेगा, पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। बिल पास्ड इन पार्लियामेंट, बिल पास्ड इन पार्लियामेंट related to statehood of हिमाचल प्रदेश। देश की संसद में बिल पास होता है 18 दिसंबर 1970 को, और भारत को भारत को नहीं, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा जो देने की कयास थे वो पूरे हो गए। और 25 जनवरी के दिन 1971 वाले दिन हिमाचल प्रदेश क्या बन जाता है, फुल स्टेटहुड मिल जाता है पूर्ण राज्य का। और 18वां राज्य कौन बनेगा, हिमाचल प्रदेश बनेगा। विराट कोहली की जर्सी के नंबर से आप याद रख सकते हैं, विराट कोहली की जर्सी का नंबर भी 18 ही है, 18 ही है ना। तो बस आप वहां से भी थोड़ा ध्यान रख सकते हैं कि 18वां राज्य कौन बनेगा, हिमाचल प्रदेश। 25 जनवरी 1971 का समय, और ये बन जाता है हिमाचल प्रदेश, पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो अगर हम इसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले ले हिमाचल प्रदेश का, तो हिमाचल प्रदेश को बनाने के लिए डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी, उनका रोल कैसा है, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। उन्होंने बहुत सारी कोशिश की, और उस कोशिश का ही जो हमें फल मिला वो फल ये था कि 18 दिसंबर 1970 को हमारे देश की संसद में, हमारे देश की पार्लियामेंट में क्या किया गया, बिल पास किया गया हिमाचल का स्टेटहुड का, कि हिमाचल प्रदेश को क्या मिलने वाला है, पूर्ण राज्य का दर्जा। और उसके बाद 25 जनवरी 1971 वाले दिन क्या हुआ कि हमें क्या मिल गया, मोटे मोटे तौर पर पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। और कारण एक ही था कि हिमाचल प्रदेश को क्यों पूर्ण राज्य चाहिए था। कारण आपके पास, आपको पता है कि हमारा कल्चरल, हमारा क्या सिग्निफिकेंट है, जियोग्राफिकल आइडेंटिटी हमारी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो सारी चीजें क्या रहे, इंटैक्ट रहे। इसीलिए हमारी डिमांड ये थी कि हमें क्या मिल जाए, पूर्ण स्वराज्य का दर्जा मिल जाए। तो ध्यान रख लीजिए। तो इससे पहले हमने राज्य कितने बनाए बेटा, 15 राज्य कौन सा बना, गुजरात। 16 राज्य कौन सा बना, नागालैंड। और 17 राज्य कौन सा बना, हरियाणा। 18वां राज्य कौन सा बना, हिमाचल। तो अगर आप थोड़ा सा इसको लिंक करेंगे, आप कैसे याद रखेंगे, शाह कमीशन का बैठा है 1966 में,
तो इसका मतलब है उस समय क्या बनेगा, हरियाणा। उसके बाद क्या बनेगा, हिमाचल प्रदेश 1971 में। और नागालैंड का बना 1963 में। और गुजरात का बना 1960 में। इसके बाद समय आता है 1972 का। और 1972 में 3 राज्य बनते हैं। याद रखने का तरीका बहुत अच्छा है, मातृ में, ऐसे आप लिख लीजिएगा, मातृ में 3 राज्य बनेंगे 1972 में, मातृ में। मातृ में आपने मातृ में 3 राज्य बनेंगे। मां से मणिपुर, मम्मी मत कर देना है, मामा मत कर देना। त्रि से क्या बनेगा, क्या बनेगा, त्रिपुरा, बहुत सरल है। में से क्या बनेगा, मेघालय। कहानी खत्म। और आप ऐसे लिख सकते हैं, मातृ में। हाँ, तीनों 1972 बनेंगे। सीक्वेंस याद रखना भी बहुत आसान है, 18 राज्य बन गए। सीक्वेंस भी गलत नहीं होगा, 19, 20 और 21। 19वां, 20वां और 21वां स्टेट जो बनेगा वो ये। किस राज्य बना दिए। थोड़ा सा फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, अदरवाइज आप भूल जाएंगे, सीक्वेंस भी आप भूल जाएंगे। तो आपकी सीक्वेंस कैसी याद रहेंगी, मातृ में मणिपुर, त्रिपुरा और क्या है आपके पास, मेघालय। 3 राज्य बनेंगे 19, 20, 21। बस आपको ये याद नहीं रखना 19, 20, 21, आपको ऑटोमेटिकली आपको क्या आ जाएगा, आपके लपेटे में आ जाएगा ये, जब आप थोड़ा सा सीक्वेंस आपको पीछे है। इतना क्लियर है यहाँ पर, ठीक है जी। कितने राज्य बने 1972 में, कौन सा बना, पहला मणिपुर, दूसरा और तीसरा कौन सा, मेघालय 1972 में। अब इसके बाद हम जो 22वां स्टेट बनेगा, 22वां स्टेट की कहानी थोड़ी सी अजीब है। अगर हम समझेंगे तो इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। अब होता क्या है कि भारत में जो 22वां स्टेट है बेटा, वो कौन सा, पैसे ले लीजिए, सिक्किम। सिक्किम है 22वां राज्य, कौन सा है, सिक्किम है। लेकिन सिक्किम इतनी आसानी से भारत में नहीं मिला। इसके पीछे थोड़ी कहानी है, उसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। अब देखो, पहले एक चीज याद रखना कि सिक्किम छोटा सा ही तो है, इस तरह का इसका शेप है। अगर आप देखेंगे जियोग्राफिकली, तो सिक्किम की कहानी को अगर आप देखेंगे तो क्या होता है कि जब भारत आजाद हुआ 1947 में, तो सिक्किम ने एक डिमांड की। अब सिक्किम का जो राजा था, सिक्किम वॉज रूल्ड बाय चोग्याल रूलर। सिक्किम का जो राजा था, जो वहां राज करता था, वो चोग्याल डायनेस्टी थी, या ऐसे मान लीजिए चोग्याल रूलर था, ऐसे लिख लीजिए, सिक्किम रूल्ड बाय चोग्याल रूलर। चोग्याल रूलर। अब सिक्किम जब यहां पर इंडिपेंडेंट स्टेट था, उसने क्या किया, उसने एक डिमांड की। डिमांड क्या की उसने भारत से, उसने बोला, सिक्किम ने बोला कि मुझे आप क्या बना दो, प्रोटेक्टोरेट स्टेट बना दो। इसने डिमांड की कि मुझे क्या बना दो, भारत का प्रोटेक्टोरेट स्टेट बना दो। प्रोटेक्टोरेट स्टेट का मतलब क्या होता है, जरा समझ ले, फिर लिखिएगा, प्रोटेक्टोरेट का मतलब क्या होता है। प्रोटेक्टोरेट का मतलब होगा कि सिक्किम में, सिक्किम का डिफेंस, सिक्किम का जो सुरक्षा है वो कौन देखेगा, भारत। कम्युनिकेशन वो भी कौन देखेगा, भारत देखेगा। और विदेश मंत्रालय, एक्सटर्नल अफेयर, ये भी कौन देखेगा, विदेश मंत्रालय से रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं वो कौन देखेगा, भारत देखेगा। तो इस तरह की डिमांड सिक्किम ने की। सिक्किम ने यहां पर एक चीज समझ लीजिएगा आप, कि सिक्किम ने यहां पर यह नहीं कहा कि मैंने भारत में मिलना है या मैं भारत के साथ रहना चाहता हूं, लेकिन यहां पर सिक्किम की और से जो डिमांड थी, वो डिमांड ये थी कि मुझे भारत का किस तरह का स्टेट बनना है, प्रोटेक्टोरेट। प्रोटेक्टोरेट का मतलब ये है कि भारत यहां पे कुछ चीजें प्रदान करेगा, किसको, सिक्किम को। आजादी के बाद ये ऐसा एक तरह का क्या बना, सिक्किम प्रोटेक्टोरेट क्या बन गया, स्टेट बन गया।
अब जब ये प्रोटेक्टोरेट स्टेट बनेगा सिक्किम, जनरली अगर आप देखें तो सिक्किम को ये भी पता था कि आप साथ में क्या है, सिक्किम के साथ क्या लगता है, आप देखेंगे तिब्बत लगता है। तिब्बत जो जनरली किसी ने ऑक्युपाइड कर लिया है, चाइना ने कर लिया है। तो 1955 के बाद 1961 और 62 के युद्ध के बाद कहीं ना कहीं सिक्किम को यह भी डर था वहां के लोगों को कि आने वाले टाइम में जैसे तिब्बत को हड़प लिया चाइना ने, वैसे ही सिक्किम को भी हड़प ना ले चाइना। और ये डर भारत को भी था कि भैया अगर कल के आने वाले टाइम में चाइना भी लपेट सकता है किसको, सिक्किम को लपेट सकता था, बहुत आसान काम था। तो ये यहां पर क्या किया गया, फिर भारत की तरफ से ऐसे माना जाता है कि यहां भारत के रॉ ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब प्रॉब्लम ये थी कि वहां का जो डायनेस्टिक रूलर था कौन, चोग्या, तो यहां पे भारत की ओर से इस तरह की स्कीम बनाई गई कि वहां पे किसी तरह से वहां के लोगों का सेंटीमेंट किसके साथ आए, भारत के साथ आए, और वहां से किसी तरह से चोग्याल जो रूलर है उसको हटाया जाए। तो भारत ने इस तरह का एक स्कीम तैयार किया कि वहां पे लोगों को किसकी तरफ मोटिवेट किया जाए, डेमोक्रेसी की तरफ, लोकतंत्र की तरफ, कि भैया अभी वाला सिस्टम खत्म हो गया है, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स या जो आपके पास एक शासक जो रूल करता था वो सारा सिस्टम क्या कर दिया गया है, खत्म हो गया है। तो वहां पर भी क्या है, लोकतंत्र लाने की कोशिश की गई। और जब लोकतंत्र वहां पर आएगा तो वहां पर लोकतंत्र में ऐसी पार्टियां होनी चाहिए, वो सरकार वहां पे बनाए जो भारत के फेवर की बात करे। और भारत के फेवर की जो सरकार होगी वो अपनी वहां की संसद में या वहां के लेजिस्लेचर में ये बात करेगी कि हमें किसके साथ मिलना है, भारत के साथ मिलना है। तो यहाँ पे अडंगे दो थे। अडंगे क्या थे, एक तो वहां पे क्या था, वहां पे रूलर, जो अगर देखा जाए किसी भी जगह का जो राजा रहता है वो काफी पावरफुल रहता है। और दूसरी बात है कि वहां लोगों को लोकतंत्र के लिए कैसे तैयार किया जाए कि लोग बोले कि हमें लोकतंत्र की तरफ जाना है। तो भारत ने एक फुल फ्लैज प्लानिंग बनाई और वहां पे क्या करने की कोशिश की गई, लोकतंत्र लाने की कोशिश की। वहां पर चुनाव भी हुए। चुनाव के बाद वहां पर डायनेस्टिक जो रूलर था उसको हटाने के लिए भी भारत ने क्या किया था, भारत ने अपने एक तरह का सेना, छोटी सी सेना भेजी थी। तो 15-20 मिनट के बाद वो क्या हो गया था, एग्री हो गया था। और उसके बाद यहाँ आप देखिए और चीज देखना, उसके बाद क्या होता है यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पे एक चीज होती है कि यहाँ पर क्या करवाया जाता है, एक रेफरेंडम करवाया जाता है, जनमत संग्रह करवाया जाता है। उसके बाद सिक्किम क्या मिल जाता है, भारत के अंदर मिल जाता है। ये पूरी कहानी किससे रिलेटेड है, सिक्किम से रिलेटेड है। अब यहाँ समझने वाले और क्या पॉइंट है, मैं आपको ओवरव्यू और दूंगा, लेकिन समझने वाले क्या पॉइंट है। अब यहाँ समझिएगा एक और चीज हुई इसके बीच में, हमने अपने संविधान के अंदर 34वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया। कौन सा किया बेटा, 34वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया। कब किया गया ये, 1974 में 34वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया 1974 में। संविधान संशोधन, संविधान संशोधन का मतलब है कि हमने अपने संविधान के अंदर किसी चीज को ऐड करना या डिलीट करना। अब आपको पता है कि आर्टिकल 2 किस बारे में बात करता है, किसके बारे में बात करता है, न्यू स्टेट के बारे में बात करता है, किसी फॉरेन टेरिटरी के बारे में बात करता है। तो ये आपके पास जो आर्टिकल 2 है उस 2 में क्या जोड़ दिया गया, ए जोड़ दिया गया। और इसके तहत 1974 के अंदर सिक्किम को क्या बना दिया गया, ए का मतलब यहां पे क्या है, एसोसिएट स्टेट बना दिया गया। क्या बनाया गया, एसोसिएट स्टेट बनाया गया। आपके पास किस संविधान संशोधन के तहत, 34वें संविधान संशोधन के तहत 1974 के अंदर क्या बना दिया गया, एसोसिएट स्टेट बनाया गया। अब एसोसिएट स्टेट इसलिए बनाया गया क्योंकि वहां पे रेफरेंडम अभी तक नहीं हुआ था, जनमत संग्रह नहीं हुआ था। तो टेम्परेरी पीरियड के लिए क्या बनाया गया, एसोसिएट स्टेट। तो जब उसके बाद क्या होगा, जनमत जब संग्रह होगा उसके बाद ये कंप्लीटली किस में मिल जाएगा, भारत में मिल जाएगा। तो उसके बाद क्या होता है, फिर से भारत क्या करता है, एक और संविधान संशोधन करता है, 35वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975। और इसके तहत जो आर्टिकल अनुच्छेद 2 है उसका जो ए है उसको क्या कर दिया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाएगा। और सिक्किम क्या होगा, सिक्किम विल बी पार्ट ऑफ इंडिया। सिक्किम क्या बन जाएगा, भारत का अभिन्न हिस्सा बन जाएगा। और
22वां राज्य बन जाएगा। ये 35वां संविधान संशोधन इस ए को हटाने के लिए किया गया। पहले 34वां किया गया था ए लाने के लिए, एसोसिएट स्टेट बनाने के लिए। हाँ, 75 में सिक्किम क्या बन जाएगा, मोटे मोटे तौर पर भारत का हिस्सा बन जाएगा। और इसके लिए क्या किया जाएगा, संविधान संशोधन किया जाएगा। ठीक है जी, आ गया समझ में यहाँ पर। अब जरा एक बार मैं आपको फिर से समझा लेता हूँ, जरा समझिएगा। सिक्किम क्या था, सिक्किम का रूलर कौन था आपके पास देखा जाए, चोग्याल। और सिक्किम ने भारत से क्या, अगर देखा जाए तो 1950 के आसपास या 1900 जब भारत आजाद हुआ तो एक स्टेटस एक्सेप्ट किया भारत ने सिक्किम को, जो दिया वो क्या था, प्रोटेक्टोरेट स्टेट का। और प्रोटेक्टोरेट स्टेट का मतलब था भारत वहां पे क्या देखेगा, डिफेंस को देखेगा, कम्युनिकेशन को देखेगा, और साथ में क्या देखेगा, एक्सटर्नल अफेयर भी देखेगा। तो ये सिस्टम था। और इस सिस्टम के बाद भारत को ये यहां पर इतना आइडिया तो लग ही गया था कि कहीं ना कहीं सिक्किम का झुकाव भारत के साथ है। लेकिन भारत को चाइना की मंशा भी अच्छे से पता थी। चाइना ने जब तिब्बत को कब्जा लिया और आने वाले टाइम में वो क्या कर सकता था, सिक्किम को भी कब्जा सकता था। लेकिन पता नहीं यहां पर चाइना थोड़ा ढीला रहा, चाइना थोड़ा ढीला रहा, लेकिन वो उसने लपेट तो बहुत लिया था, सिक्किम भी लपेट लिया, सॉरी तिब्बत भी लपेट लिया, वही बहुत बड़ी बात थी। होने वाला हो सकता था कि आने वाले टाइम में वो क्या लपेट लेता, सिक्किम को। लेकिन भारत को भी ये बहुत जरूरी था, भारत ने भी ये देखा कि भैया कहीं सिक्किम को चाइना लपेट ना ले, इसलिए कुछ प्लानिंग बना लेनी चाहिए कि हम उसको अपने फेवर में करें। तो हमने क्या किया, वहां के लोगों को पहले किसके लिए तैयार किया, लोकतंत्र के लिए। तो वहां पे एक इस तरह का प्रोटेस्ट शुरू हो गए, या वहां पे इस तरह के आंदोलन शुरू करवा दिए जो किसके फेवर में हो, लोकतंत्र के फेवर में हो। फिर लोकतंत्र के जब फेवर में वहां आंदोलन होने लगे, अब वहां पे रूलर कौन था, राजा। तो जब लोकतंत्र के फेवर में वहां पे आंदोलन हो गए, तो अब ये भी जरूरी है कि आपने आंदोलन तो करवा दिए, कि ऐसा ना हो कि कोई और ही पार्टी जीत जाए वहां पे। तो इसीलिए वहां पे जीतना भी जरूरी था, ऐसी पार्टी जो भारत के फेवर की बात करे। तो वहां पार्टी वो जीती जिसने भारत के फेवर में बात की। और दूसरी बात ये थी कि वहां की जो संसद है, जो वहां का लेजिस्लेचर रहेगा, वो क्या करेगा, खुद एग्रीमेंट साइन करेगा किसके साथ, भारत के मिलाप का। परंतु वहां अडंगा क्या था, रूलर था। तो भारत ने भी क्या की, उनकी मदद की, भारत ने अपनी थोड़ी सेना भेजी, और 15-20 मिनट की झड़प के बाद वहां का जो शासक था उसको क्या कर दिया गया, एक तरह से न्यूट्रलाइज कर लिया गया। और वहां की जो लेजिस्लेचर था उसने क्या कर दिया, वहां पे जनमत संग्रह, और साथ में क्या कर दिया, भारत के साथ एग्रीमेंट भी हो गया, और किसमें मिल गए, वो भारत में मिल गए। और इसी तरह से भारत का 22वां राज्य कौन बनता है, सिक्किम बनता है, जो ऐसा मान सकते हैं हम, जो कि हमारी टेरिटरी थी नहीं, इंडिपेंडेंट राज्य था, उसको हमने क्या कर दिया, अलग से राज्य था या प्रिंस स्टेट था, उसको हमें ये कह सकते हैं, उसको किसमें मिला दिया गया, भारत के अंदर मिला दिया, मतलब फॉरेन टेरिटरी। नहीं, ये मतलब ये भी हो सकती है। तो इसको क्या कर दिया गया, ये अलग से थी, हमारी टेरिटरी में तो नहीं थी, जो हमारे पास 552 थी उससे तो अलग थी। हम इसे क्या मानते हैं, फॉरेन टेरिटरी के थ्रू इसको क्या कर दिया गया, भारत के अंदर मिला दिया गया, और ये 22वां राज्य बन गया। अब उसके बाद 1987 में क्या हुआ, कुछ एक राज्य और बन गए। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, मियारजी करके, मियारजी, MIARG, गोवा। MI से क्या बनेगा यहाँ पे, मिजोरम। AR से क्या बनेगा, अरुणाचल प्रदेश। जी से क्या बन जाएगा, गोवा। सीक्वेंस बहुत आसान है, आप मियारजी करके यहाँ से याद रख सकते हैं, मियारजी। और 1987 में बनेंगे, कितने राज्य बनेंगे, 23, 24 और 25। क्या है आपके पास, मियारजी जो है, तो मियारजी से आपके पास कितने राज्य बन जाएंगे, 23, 24, 25। सीक्वेंस याद रखने की जरूरत ही नहीं है, आप आसानी से याद रख लेंगे मियारजी करके। मियारजी, और उसके बाद क्या होगा,
2000 में कुछ एक और राज्य बनेंगे, ऐसे याद रखिएगा CUJ करके। 2000 में 3 राज्य और बनेंगे, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। सारे खंड यही बनेंगे, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। पहले कितने राज्य बना लिए थे हमने? 24, 25 बन गया था, 25 बन गया था। इसके आगे लगा दो आप 26, 27 और 28। 2000 में ही बनेंगे। और सबसे लेटेस्ट जो राज्य बनेगा वो कौन सा बनेगा? 2014 में तेलंगाना। तेलंगाना 2014 में क्या बन गया? 29वां राज्य कौन सा बना? तेलंगाना। अभी कितने राज्य हमारे पास? 28 है। हमने कितने बना दिए? 29 बना दिए। हमारी कला भी महान है ना। हाँ, 2000, हाँ उत्तरांचल कहते हैं। नाम बदल सकते हैं आप, उत्तराखंड कर दिया गया और झारखंड। फिर उसके बाद 2014 में आपके पास क्या है? तेलंगाना राज्य बनेगा। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखेगा, हमने राज्य तो बना लिए, कितने कितने बना दिए? 29। अभी कितने हैं? 28। अब 28 राज्य अभी हमारे पास है, लेकिन यहाँ पे हमें ये भी ध्यान में रखना है कि जो जम्मू एंड कश्मीर क्या था आपके पास? स्टेट था। 2019 में इसे क्या कर दिया गया? इसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया? यूनियन टेरिटरी। इसमें एक बनेगी जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी क्या बनेगी आपके पास? लद्दाख। इसको केंद्र शासित प्रदेश के अंदर क्या कर दिया गया? डाल दिया गया। और अभी हमारे पास राज्य कितने रहेंगे? 28। और यूनियन टेरिटरी भी कितनी रहने वाली है? 8 यूनियन टेरिटरीज और आपका 28 आपके पास क्या है? 2019 के समय पर ऐसा हुआ। 2019 के समय, ठीक है जी। ये पूरे राज्य की सीक्वेंस है जो हमने यहाँ पे जनरली क्या कर ली? पढ़ ली। तो हम इसको थोड़ा पीछे देखते हैं। अब यहां से हिमाचल के आगे आपको 2-3 फॉर्मूले याद रखने। क्या रखना है आपको? मातृ में या आपका सी तो मियार जी है, और इससे पहले तो फिर क्लाइमेट, वो हमने फॉर्मूला शायद हमने डिलीट कर दिया होगा। 2-3 फॉर्मूले ही आपने याद रखने हैं। 3-3 स्टेट उस फॉर्मूले के अंदर आएंगे, मातृ में और दूसरा कौन सा है? एक मियार जी, CUJ। तो 9 स्टेट तो यहीं से क्लियर हो गए। 14 आपके पास पहले ही पता थे, तो 23 तो ऐसे ही हो गए। 5 ही ज्यादा याद रखने, आप इतना झोल है नहीं है, ये आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है जी। आज के लिए आपका ये वाला पूरा चैप्टर यहाँ पे क्या हो गया? खत्म हो गया।